टॉपिक है। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ बेटा कि हमारे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या फ़र्क है। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के अंदर मैं आपको ऑलरेडी एक हिंट दे चुकी हूँ जब मैं हमने नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम करा था कि जो भी इनकम इंडिया के अंदर कमाई गई है, यानी अगर मैं कहती हूँ ये बॉक्स मेरा इंडिया है तो उसके अंदर अंदर जो भी इनकम कमाई गई है तो वो सारी डोमेस्टिक इनकम, राइट। और बेटा वो इनकम जो इंडिया के बाहर कमाई गई है वो आउटसाइड इंडिया क्वेश्चन। हाँ जी बेटा करुणेश, मैं टेस्ट का क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूंगी, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो बच्चा सीधे सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि डोमेस्टिक इनकम क्या है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है क्या वो इनकम है। तो इनकम का मतलब अभी तक जो भी हमने कैलकुलेट कर कर समझा है, इनकम का मतलब है बेटा जो भी चीजें मेहनत कर कर कमाई गई हैं, राइट। और डोमेस्टिक का मतलब इंडिया के अंदर अंदर कमाई गई, बाहर की इनकम को भी मैं इंक्लूड नहीं कर रही। अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया क्या है। इंडिया क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया। तो बच्चा आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि इंडिया का मतलब क्या होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, जो ये हमारी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जो इंडिया की डेफिनेशन है ये हमारी इस चैप्टर के अंदर अधूरी डेफिनेशन है, क्योंकि अभी आप 12th क्लास के बच्चे हैं, आपको सिर्फ एक इंट्रो दिया हुआ, एक हिंट दिया हुआ है इस टॉपिक के अंदर कि ये हमारी डोमेस्टिक इनकम है और ये हमारी नेशनल इनकम है, प्रॉपर तरीके से नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर जाकर आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी पूरी नॉलेज यूज कर कर आपकी उस कंफ्यूजन को दूर करूं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंडियन टेरिटरी क्या है। तो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर कमाई गई इनकम इंडियन इनकम, डोमेस्टिक इनकम, तो व्हाट इज इंडिया। तो बेटा इंडिया के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए ध्यान से, इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया या डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या कहता है, इट इज द ज्योग्राफिक टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या बोला, ज्योग्राफिक टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन विच गुड्स एंड कैपिटल मूव्स फ्रीली। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हमारा, आपने जो इंडिया के अंदर इस तरीके से पूरा नक्शा देखा हुआ है, ये सारा हमारे इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली मूव करती हैं और जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। लेकिन सिर्फ यही इंडिया नहीं है। तो क्या है इंडिया, तो बेटा ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है बेटा ऐसी डेफिनेशन जिसके अंदर हम कुछ चीज इंक्लूड करते जाते हैं, यानी डेफिनेशन जो दे रखी है वो अपने आप में पूरी नहीं है बट उसके अंदर कुछ आइटम हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो क्या क्या इंक्लूड किया बेटा एक इंडियन टेरिटरी के अंदर तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला इंक्लूड किया फिजिकल बाउंड्रीज। जो अभी मैंने इंडिया का नक्शा आपके सामने बनाया था तो वो हमारी फिजिकल बाउंड्रीज हो गई। तो बेटा ये तो इंक्लूड होती ही होती है, ठीक है। तो ये तो इंक्लूड होती ही होती हैं, ये तो इंडिया है ही। इसके अलावा क्या क्या है, तो कहता है पॉलिटिकल फ्रंटियर, यानी ऐसी ऐसे और जगह जहां पर हमारा पॉलिटिकल कंट्रोल है वो भी इंडिया का पार्ट है। आगे कहता है टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस। टेरिटोरियल वाटर और एयर स्पेस का मतलब क्या हुआ बेटा कि इंडिया के आसपास जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं और जो आसमान है, ठीक है, वो भी इंक्लूड होता है। अब क्वेश्चन आता है कि दीदी कितना इंक्लूड होता है, तो वो यहाँ बताया नहीं गया। तो बेटा हम वो कस्टम के अंदर पढ़ते हैं और उन सब की डेफिनेशंस अलग अलग है, कोई
12 नॉटिकल माइल्स, इसको नॉटिकल माइल्स में गिनते हैं, कोई 25 नॉटिकल माइल्स तक भी है। तो बस आपको ये लर्न कर कर चलना है कि इंडिया का वाटर स्पेस और एयर स्पेस भी इंक्लूडेड होता है उसमें। अब कितना है वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बता देगा, ठीक है, तो उसमें आपको ज्यादा नहीं जाना, वो आप अपनी हायर स्टडीज के लिए छोड़ दीजिए। अब बात आती है नेक्स्ट, एम्बेसीज, consulates, military base, etc. located in abroad। ये क्या लिखा हुआ है? तो बेटा पढ़ते हैं। अभी तक हमने इंडिया की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड कर लिया? एक तो उसकी फिजिकल बाउंड्रीज, एक उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज, एक हमने उसका एयर स्पेस ले लिया, एक हमने उसका वाटर स्पेस ले लिया। ये तो सब ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा अब बात करते हैं एम्बेसीज की। होता क्या है बेटा, आपको भी पता है, हर एक कंट्री का एक एम्बेसडर दूसरी कंट्री के अंदर बैठा है। जैसे आप अपने यहाँ पर इंडिया के अंदर भी देख सकते हैं कि बहुत सारे एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं, शायद मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, वो अकबर रोड पे हैं शायद, ठीक है। तो सबके अलग अलग कंट्री के एम्बेसडर का अलग अलग एरिया है। जैसे यहाँ पर जापान का एम्बेसडर बैठा हुआ है, यहाँ पर चाइना का बैठा हुआ है, पाकिस्तान वाले को तो नहीं बैठाते हम, यहाँ पर यूएस का है। तो इस तरीके से अलग अलग इंडिया के अंदर अलग अलग जापान अलग अलग कंट्रीज के क्या है, एम्बेसडर्स हैं। तो बेटा एक बात बताओ, हमारे एम्बेसडर्स भी तो बाहर की कंट्रीज में गए होंगे। तो बेटा यस, जापान के अंदर इंडिया का छोटा सा एरिया है जहां पे इंडियन एम्बेसडर रहता है। चाइना के अंदर भी क्या है, ये पूरी चाइना कंट्री मान लीजिए, तो यहाँ पर भी इंडियन एम्बेसडर रहता है। तो बच्चा ऐसे करके ये आपस में एक दूसरे के यहाँ पर रहता है। और बेटा आपको पता है, जो जिसकी एम्बेसी है वहां पर उसका रूल चलता है, वहां पर उसके सारे के सारे रेगुलेशंस चलते हैं। यहाँ अगर मैं कहती हूँ जापान के अंदर इंडिया की एम्बेसी है, तो जापान इस बाउंड्री के बाहर बाहर है, वो ये वाले एरिया को हम जापान नहीं कह सकते। इस पर अभी किसका राज है? तो बेटा ये इंडिया का एरिया है। ऐसे ही चाइना के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है, तो वो भी कौन सा किसका एरिया है बेटा? इंडिया का एरिया है, क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल कंट्रोल किसका है? इंडिया का। रूल्स एंड रेगुलेशन किसके चलेंगे? इंडिया के। ऐसे ही बेटा हमारी कंट्री में जितने भी एम्बेसडर्स हैं, अगर जापान का एम्बेसडर बैठा है तो वहां रूल किसका चलेगा? जापानीज गवर्नमेंट का। चाइना का बैठा है तो चाइनीज गवर्नमेंट का। तो हम क्या करते हैं बेटा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो सारे एरिया इंक्लूड कर लेते हैं जो हमारे एम्बेसडर के बाहर वाली कंट्री के अंदर है। ठीक है, समझ आया तो थम्स अप कीजिए, फिर आगे चलते हैं। इंडियन स्पेस एयरक्राफ्ट्स एंड शिप्स, जैसे एग्जाम्पल, इंडिया से एक जहाज उड़ा, जहाज का मतलब एक फ्लाइट उड़ी, ठीक है, और वो यूएसए के अंदर जाकर पोर्ट पर खड़ी हो गई। ठीक है, अब वो कहाँ खड़ी है? पोर्ट पर खड़ी है। किसके पोर्ट पर खड़ी है? यूएसए के पोर्ट पर खड़ी है। और अब इसके अंदर कुछ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ। ठीक है, तो बेटा वो किसके यहाँ पर है? यूएस के यहाँ पर। अगर प्रीलिमिनरी बेसिस पर देखूं तो गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ सेल हुए? यूएस के अंदर। लेकिन बेटा इंडिया का अगर कोई भी शिप बाहर किसी भी कंट्री के अंदर खड़ा होगा, तो वो जो शिप है वो क्या माना जाएगा? कि वो इंडिया के अंदर खड़ा है। उसमें होने वाली सारी की सारी एक्टिविटी क्या होंगी? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगी। यानी इंडियन शिप या एयरक्राफ्ट अगर बाहर वाली जमीन पर खड़ा है तो भी वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा। तो देखते हैं बेटा मैंने क्या क्या इंडिया के अंदर इंक्लूड किया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा, मैंने इंडिया के अंदर इंक्लूड क्या क्या किया। सबसे पहला फिजिकल बाउंड्रीज, ठीक है जी। फिर आया पॉलिटिकल फ्रंटियर, ओके कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट आया बेटा टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस,
तो ये भी आ गया, अच्छी बात है, टेरिटोरियल वाटर स्पेस आ गया। एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री बेस, ठीक है, तो ये सारे जो बाहर के देशों में इंडिया के हैं वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। शिप, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्री, यानी हमारे यहाँ का अगर कोई शिप या फिर एयरक्राफ्ट बाहर जाता है और वो बाहर के देश में खड़ा है तो वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। And the last one is fishing vessel, oil, natural gas, rigs, etc. ये क्या है? तो समझिए बेटा होता क्या है। फिशिंग वेसल, बेटा फिशिंग वेसल आप सबको पता है, ऐसा वेसल, ऐसा जहाज जो फिशिंग करता है। तो बेटा फिशिंग करते करते वो क्या होता है, इंडिया की टेरिटरी से भी बाहर चला जाता है अप्रूवल लेकर। तो वहां पर फिश कैच करता है बेटा, बहुत दिनों तक खड़े रहते हैं ये फिशिंग वेसल। एक तो होते हैं ना छोटी छोटी नाव जा रही है, एक होते हैं बड़े बड़े वेसल जाते हैं जो बहुत टाइम तक समुद्र में फिशिंग करते हैं, ठीक है। तो ये अप्रूवल लेकर जाते हैं। अगर आप इंडिया की टेरिटरी से बाहर जाकर उस वेसल को खड़ा कर देते हो तो बेटा ये पर्टिकुलर वेसल भी क्या है, इंडियन टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा और इसके ऊपर होने वाली सारी एक्टिविटीज क्या मानी जाएंगी, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट मानी जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही बेटा वेसल्स के साथ साथ आती हैं रिग्स। क्या बोला मैंने, रिग्स। रिग्स क्या होती हैं बेटा, मान लीजिए हुआ क्या, इराक के अंदर ऑयल वेल निकला, ठीक है जी, ऑयल वेल आप सबको पता है। अब ऑयल वेल जब निकला तो बेटा उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी मशीन लगानी पड़ती है जिसको हम रिग बोलते हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही इराक के अंदर क्या हुआ, तेल निकला तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको 2000 करोड़ के अंदर खरीद लेते हैं। एरिया किसका, इराक गवर्नमेंट का, लेकिन रिग किसकी लगेगी, अब इंडियन गवर्नमेंट की लगेगी। तो बेटा ये एरिया भी किसका हो गया, इंडिया का हो गया। यहाँ पर होने वाली एक्टिविटी सारी किससे रिलेट हो गई, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो गई। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा हमारे डोमेस्टिक इन कंट्रीज के अंदर इंक्लूड होती हैं। इतना समझ आ गया तो मेरे को 2 मिनट और दीजिएगा, मैं अपनी डेफिनेशन को मैंने इंक्लूड तो कर लिया बट अब कुछ एक्सक्लूड भी होगा। क्या एक्सक्लूड होगा बेटा, मैंने अपने इंडिया के अंदर बाहर वाले बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी। ये मेरा इंडिया था और ये आउटसाइड इंडिया, बट आउटसाइड इंडिया में मैंने कुछ पार्ट बना दिया इंडिया का। कौन कौन सा, अगर कोई एम्बेसी है तो, अगर कोई मिलिट्री बेस है तो, अगर कोई रिग है तो, अगर कोई एयरक्राफ्ट है तो, अगर कोई वेसल है तो, अगर कोई शिप है तो, ये सब मैंने किसका पार्ट बना दिया, इंडिया का पार्ट बना दिया, ठीक है। तो बेटा ये सारी चीजें बाहर के लोगों की इंडिया में भी तो हो सकती हैं, यानी एम्बेसी ऑफ फॉरेनर यानी किसी भी देश का, मिलिट्री बेस ऑफ अदर कंट्री, रिग ऑफ अदर कंट्री, एयरक्राफ्ट ऑफ अदर कंट्री, ठीक है, वेसल ऑफ अदर कंट्री, ये शिप ऑफ अदर कंट्री, ये सारे दूसरे देशों के हमारे देशों में भी तो हो सकते हैं। तो बेटा अगर वो ऐसा है, ये सारे के सारे इंडिया की डेफिनेशन से क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक्सक्लूजन में क्या लिया, कहता है इट एक्सक्लूड embassies, consulates, military bases of foreign nation located within our political boundaries, उनको हम हटा देंगे, ठीक है जी। समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए, फिर मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कराती हूँ, फिर आपको अच्छे से जो अभी टॉपिक कराया वो कराया कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या आता है, राइट। चलिए जी, तो मैंने अभी सारी चीजें आपको बता दी। तो बेटा जो जो इंडिया के अंदर एक्टिविटी होती हैं, सेल परचेज, इनकम अर्न करना, खर्चा करना, वो सारी की सारी चीजें हमारी इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, ठीक है। तो अब हमें ये पता करना है कि डोमेस्टिक इनकम का वो पर्टिकुलर जो हमें ट्रांजैक्शन दे रखी है वो पार्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले तो टेस्ट करना है क्या वो हमारी इनकम है या नहीं है। भाई इनकम होगी तभी तो डोमेस्टिक इनकम होगी। तो बच्चा उसमें ध्यान रखना हमारे तीनों मेथड अप्लाई हो जाएंगे। कौन कौन से करे हमने अभी तक, वैल्यू एडिशन हुआ है, इनकम हुआ है,
या फिर एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक्टिविटी है तो वो इनकम तो है ही है, और अगर वो इंडिया के अंदर अंदर हो रही है तो वो क्या है बेटा, वो डोमेस्टिक इनकम है। बंदे के ऊपर मत जाना, चाहे वो बंदा इंडिया का था चाहे वो बंदा फॉरेनर है, मुझे नहीं मतलब। अगर मेरी इंडिया के अंदर वो एक्टिविटी हुई है और वो इनकम है तो वो मेरी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, गुड्स सोल्ड इन गोवा, ठीक है, गुड्स सोल्ड इन गोवा। सबसे पहले देखो बेटा, क्या सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इनकम का पार्ट है? बिल्कुल है बेटा। ठीक है, क्या गोवा इंडिया का पार्ट है? बिल्कुल है, तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट हो गया। नेक्स्ट, गुड्स sold in Goa to a foreign tourist। तो उसने मुझे क्या बोला कि हमने गोवा के अंदर सामान बेचा, खरीदा, किसको? फॉरेन टूरिस्ट को। फॉरेन टूरिस्ट मेरे को कोई मतलब नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपकी इनकम का पार्ट है? बिल्कुल है, सेलिंग एंड परचेज होता है। क्या हमारे इंडिया में हुआ है? बिल्कुल हुआ है, तो ये भी मेरी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड, सैलरी, ध्यान से देखिएगा, सैलरी रिसीव्ड बाय अ गार्डनर इन इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन चाइना। मेरा क्वेश्चन कहता है कि एक गार्डनर है, ठीक है, एक गार्डनर था, वो चाइना का था या इंडिया का था उसने कुछ नहीं बताया, बट वो काम कहाँ करता था बेटा? इंडियन एम्बेसी में करता था। कहाँ काम कर रहा है? काम कहाँ हो रहा है? इंडिया एम्बेसी में। इंडियन एम्बेसी क्या हमारे इंडिया का पार्ट है? बिल्कुल है। क्या इनकम, गार्डनर को जो पैसे मिलेंगे, क्या वो इनकम है? बिल्कुल है। अगर इनकम भी है और इंडिया में भी हो रहा है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी इज द पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये भी हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं आपके डाउट लेती हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ, सैलरी received by Indian resident from US embassy। अब हुआ क्या, हमारे इंडिया के अंदर यूएस की एम्बेसी थी। ठीक है जी, यूएसए की एम्बेसी थी। अब हुआ क्या, यहां से रोज एक बंदा जाता था इंडिया से यूएस एम्बेसी के अंदर और अपना काम वाम कर कर आ जाता था और उसको सैलरी मिली। बेटा उसने काम कहाँ किया? यूएस एम्बेसी में किया ना, यूएस एम्बेसी में। तो बेटा क्या यूएस एम्बेसी इंडिया का पार्ट है? नहीं। क्या ये सैलरी डोमेस्टिक इनकम है? नहीं। ये यूएस के अंदर कमाई गई है, चाहे वो यूएस की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, बट वो हमारा पार्ट नहीं है। तो वो क्या होगा बेटा? वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। समझ आ गया? अगर अच्छे से समझ आ गया तो 100 नेशनल इनकम के, तो आपको इसके अंदर क्या करना है? हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग इन कैलकुलेटिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो पहली ट्रांजेक्शन है प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फॉरेन कंट्री कंपनी इन इंडिया और सैलरी ऑफ इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। जल्दी से बता दीजिए, फर्स्ट और सेकंड डोमेस्टिक इनकम है या नहीं है? चलिए जी, आंसर मैं बता देती हूँ। यस, फर्स्ट इनकम इज डोमेस्टिक इनकम।
मैंने आपको बताया था बेटा, मुझे कोई मतलब नहीं कि कमा कौन रहा है। अगर इंडिया में कमाया जा रहा है तो मेरी डोमेस्टिक इनकम। तो ध्यान से देखिए, प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट ऑब्वियसली हमारी इनकम का पार्ट होता है ना, इनकम मेथड के अंदर प्रॉफिट्स आते हैं। प्रॉफिट अर्नड बाय फॉरेन कंपनी, मुझे मतलब नहीं कंपनी कौन सी है, लेकिन कमा कहाँ रही है, इन इंडिया, इंडिया में कमाया जा रहा है, तो बिल्कुल इट इज द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज दिस इनकम, ध्यान से देखिए, दिस इनकम हैज बीन अर्नड विद इन इंडिया, दिस इज माय रीजन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए, सैलरी ऑफ इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन इंडियन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, इज इट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नो? Very good. No, no, it is not a part of the domestic product of India because Russian embassy is not a part of the domestic territory of the India. The India नहीं, India. ठीक है जी, बहुत अच्छे से समझा। आगे चलिए बच्चों, अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अभी तक तो हमने डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे क्या वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगा। तो सबसे पहली चीज इनकम तो हम देख ही लेंगे। तो बेटा अगर आपको याद हो कि हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाते वक्त क्या करते हैं, NFIA ऐड कर देते हैं। व्हाट वाज NFIA? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब इसके दो फैक्टर थे, नेट फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा अगर हम डोमेस्टिक इनकम के अंदर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दें और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारी नेशनल इनकम। क्या मैंने कुछ गलत बोला? यही तो कर रहे हैं हम। तो अगर बेटा मैं डोमेस्टिक इनकम का पहले देखकर कि मेरी डोमेस्टिक इनकम है या नहीं है, और अगर उसमें वो फैक्टर इनकम, बेटा फैक्टर इनकम कौन सी होती थी, सिर्फ फैक्टर इनकम की बात कर रही हूं, कौन सी होती थी फैक्टर इनकम, बेटा वही आपका लेबर के लिए क्या मिलता था, सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड रेंट। तो फैक्टर इनकम ये होती है। अगर कोई बंदा इंडिया का होते हुए बाहर से ये सारी चीजें कमाकर ला रहा है, यानी अगर बाहर से सैलरी कमाकर ला रहा है, अगर बाहर से प्रॉफिट कमाकर ला रहा है, अगर बाहर से इंटरेस्ट कमाकर ला रहा है, अगर बाहर से रेंट कमाकर ला रहा है, तो वो किसका पार्ट होंगी, फीफा का, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल इनकम के अंदर हम उनको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक तो है ही है, लेकिन जो बाहर से कमाई होकर आ रही हैं वो सारी हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। और एक्सक्लूड क्या होंगी, बेटा अगर कोई बाहर का बंदा इंडिया से फैक्टर इनकम कमा कर लेकर जा रहा है, अगेन फैक्टर इनकम, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, अगर वो इंडिया से कमा कर लेकर जा रहा है तो दैट इज द पार्ट ऑफ फीटा, और ये हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, किसमें से, डोमेस्टिक इनकम में से। तो बस आपको नेशनल इनकम के क्वेश्चन करते वक्त जो ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि अगर ये बाहर का बंदा, हमारा बंदा बाहर से कमा कर ला रहा है तो ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, और अगर बाहर का बंदा हमारे यहाँ से कमा कर लेकर जा रहा है, बार बार वर्ड बोल रही हूँ, कमा कर लेकर जा रहा है, तो वो हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये हो गई नेशनल इनकम की बात, समझ आ गया? तो हम, और लास्ट चीज कि बेटा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम तो मैं तब करूंगी जब वो इनकम होगी। अगर इनकम ही नहीं है तो क्या हम उसको डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो याद कर ले हमारी इनकम क्या क्या होती है, बिल्कुल याद कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट होती थी, फैक्टर इनकम होती थी, एक्सपेंडिचर होते थे। यही तो हमारे तीन मेथड थे,
लेकिन इसके अंदर से हम क्या क्या एक्सक्लूड करते थे? इन दोनों में तो हमने कुछ एक्सक्लूड नहीं किया, लेकिन हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या एक्सक्लूड किया था बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमने एक्सक्लूड किया था इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसका मतलब अगर कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन है तो वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, ये मैंने आपको याद दिलाना था। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कौन सी होती है बेटा? मैंने आपको इसका एक हिंट दिया था, ट्रिक दिया था। क्या? वो सारे खर्चे जो आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हो, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम अलग से ट्रीट करते हैं तो उसको मत लेना। एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, तो वो सारे के सारे क्या है? हमारे P&L का, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा टॉपिक पहले बता दीजिए, इतना समझ आ गया? लास्ट टॉपिक की, और हमारे नया टॉपिक तो है ही ऑब्वियसली आपके पास, तो उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफर्स। और हमने अभी तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था इनकम। बेटा इनकम का मतलब कमाया हुआ पैसा। कमाई जो होती है वो मेहनत से होती है, मानते हो ना ये बात? लेकिन बेटा ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है? सॉरी, ट्रांसफर्स कौन से होते हैं? जो बिना मेहनत के मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं दीदी? फ्री में बेटा। कैसे? आपके घर पे रिलेटिव्स आए, आपके हाथ में 100 रुपए दे गए, क्या आपने कमाए? बिल्कुल नहीं। वो आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, ट्रांसफर रिसिप्ट्स हैं। ठीक है, बिना मेहनत के। मैंने अपने रिलेटिव को कोई गिफ्ट दिया, 1 लाख रुपए गिफ्ट कर दिया, क्या वो इनकम है? नहीं, वो ट्रांसफर्स है। ठीक है, बाहर से किसी रिलेटिव ने मुझे क्या दे दिया? मेरे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उसने मेरी हेल्प कर दी, लोन नहीं दिया, हेल्प कर दी, फ्री में पैसा भेज दिया। ट्रांसफर्स है, इनकम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया के अंदर बाढ़ आ गई थी तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया को क्या दे दिया बेटा? $2 लाख का, क्या उसने उसकी हेल्प कर दी। क्या है? ट्रांसफर्स है, इनकम है, इनकम नहीं है। तो इनकम हमेशा मेहनत करने वाली होती है, ट्रांसफर हमेशा फ्री में मिले होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर्स हमारी नेशनल इनकम का पार्ट या डोमेस्टिक इनकम का पार्ट कभी नहीं होते, क्योंकि वो कमाए हुए नहीं है। और बेटा इनकम तो हमारी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो एक बार हम करंट ट्रांसफर्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और इनकम और ट्रांसफर का डिफरेंस पढ़ लेते हैं, फिर हम अपनी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए बेटा डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। जी, फैक्टर इनकम एंड फैक्टर पेमेंट्स। ट्रांसफर इनकम मत लिखिएगा साथ में कभी भी, ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, तो देखिए फैक्टर इनकम क्या होता है? इट रेफर्स टू द मनी रिसीव्ड और पेड अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज। मेहनत करके, ठीक है, एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, गुड्स एंड सर्विसेज सेल करी, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपसे फीस ले रही हूँ, तो ये क्या है? पैसा लेन देन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये हमारी फैक्टर इनकम है। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होंगी? इट रेफर्स टू द मनी रिसीव्ड और पेड अगेंस्ट नो गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री में मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इट इज अर्नड इनकम, कमाई हुई है। और बेटा ट्रांसफर पेमेंट्स आर अर्नड इनकम, राइट? चलिए नेक्स्ट, इट इज बाइलेटरल, दो साइडेड। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे पैसा देंगे, टू साइडेड। लेकिन बेटा जो हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं वो यूनिलेटरल होते हैं। मैंने आपको गिफ्ट पहुंचा दिया बिना किसी मेहनत के, इन रिटर्न आप मुझे कुछ नहीं दे रहे हो, ये यूनिलेटरल वन साइडेड है। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स वैल्यू इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। लेकिन बेटा क्या ट्रांसफर पेमेंट की इंक्लूड होती है? नॉट इंक्लूडेड।
एग्जाम्पल, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, रिटायरमेंट, पेंशन एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर स्कॉलरशिप, गिफ्ट, पॉकेट मनी, ओल्ड एज पेंशन, ये सारे के सारे ट्रांसफर पेमेंट्स हैं। समझ आ गया? तो नेशनल इनकम के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दे दूं तो बेटा आपको ये चारों कॉन्सेप्ट दिमाग में रख कर आंसर करना है। ठीक है? कैसे? पहले एक दो क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, फिर आप कर लीजिएगा अपने आप। देखिए कैसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे। कहता है पहला क्वेश्चन, गिव द रीजन एंड एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग आर treated while estimating the national income। कहते हैं नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, तो दिमाग में नेशनल इनकम आनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है पेमेंट टू फीस टू अ लॉयर एंगेज्ड बाय अ फर्म। फर्म ने एक लॉयर एंगेज किया, उसको फीस दी मान लीजिए 50,000। फर्म एक प्रोड्यूसर है, बिल्कुल है। अब वो इस फीस को पीएनएल में ले जाएगा या बैलेंस शीट में? पीएनएल में ले जाएगा, खर्चा बुक करेगा। तो बेटा ये तो इंटरमीडिएट कोट है, ये तो इंटरमीडिएट एक्सपेंस है। क्या ये इंक्लूड होगा? ना बाबा ना, ये तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम माइनस कर देते थे, तो हमें ये इंक्लूड नहीं करना नेशनल इनकम में। रीजन क्या लिखेंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नेक्स्ट, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, डिस्प्लीट मत होना कि हमें ही करना है, पहले मेरा सुन लीजिए फिर आप करिएगा। रेंट फ्री हाउस टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर। ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रेंट फ्री हाउस दे दिया। ध्यान से सुनना प्लीज, बच्चे इसको क्या करते हैं, नेशनल इनकम से बाहर निकाल देते हैं। ये इंक्लूड होगा, क्यों होगा? सुनिए बेटा, रेंट फ्री हाउस अगर एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को, तो बेटा आपको पता है फ्री में नहीं दे रहा। ये क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। बेटा वो उसके पैसे काट लेता है सैलरी में से। आई बात समझ? तो बेटा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, गांठ बांध लीजिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी चीज फ्री में नहीं देता। दैट इज द पार्ट ऑफ इट्स सर्विसेज फॉर द पेमेंट ऑफ द सर्विसेज। तो ये हमारा इंक्लूड होगा क्योंकि ये हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है। लास्ट, परचेजेस बाय फॉरेन टूरिस्ट। कहाँ परचेज करे? ध्यान से सुनिएगा, कहाँ परचेज करे? ऑब्वियसली फॉरेन टूरिस्ट है तो इंडिया में परचेज करे। इंडिया में किया तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट हो गया, लेकिन हमारे को बात करनी है नेशनल इनकम की। क्या ये परचेजेस फैक्टर इनकम का पार्ट है जो वो बाहर ले गया? ना ना, तो ये कंपन सैलरी है, ना रेंट है, ना इंटरेस्ट है, ना प्रॉफिट है। ये तो सिर्फ खर्चा कर कर चला गया। तो बेटा ये क्या है? ये हमारे फीटा का पार्ट नहीं है, तो इसलिए माइनस नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है? तो ये भी हमारा इंक्लूड होगा नेशनल इनकम के अंदर। समझ आ गया? तो थम्स अप कीजिए। स्टेटमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में रिलेटेड टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, हाँ बेटा एक चीज ध्यान रखना, गांठ बांध लेना। अगर इंटरेस्ट हमने प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए पे किया है तो इंक्लूड होगा, और अगर हमने वही इंटरेस्ट कंजम्पशन एक्टिविटी के लिए लिया है तो इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडिविजुअल ऑन अ कार ऑन लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक। किसने लिया? इंडिविजुअल ने। कंजम्पशन यानी सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए लिया, इंक्लूड नहीं होगा। रीजन यही लिख कर आएंगे, बिकॉज दिस इंटरेस्ट हैज बीन पेड फॉर द कंजम्पशन एक्टिविटी। लेकिन बेटा अगर यही लोन, सेम लोन अगर कोई फर्म लेती गाड़ी परचेज करने के लिए, तो बेटा वो प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए लिया है, ऑब्वियसली वो सेलर है, उसको गाड़ी आना जाना किसी भी रीजन से यूज हो सकता है। ठीक है? तो वो हमारा क्या होता? इंक्लूड हो जाता। क्यों ऐसा होता है बेटा? क्योंकि जो लोन हमने लिया है, इंडिविजुअल ने लिया है, बिना प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए लिया है, हम मानकर चलते हैं वो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं।
ठीक है, क्योंकि हम उससे कोई कमा वमा तो रहे नहीं है। इट्स लाइक कि मैंने किसी से उधार लिया, उसने मुझसे इंटरेस्ट ले लिया। ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए इंटरेस्ट पे किया गया है वो हमारा इनकम का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज गांठ बांध लीजिएगा, समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए।